everyone, this is me Shreya here. Welcome to my YouTube channel Education Point. आज की वीडियो में हम ग्रामर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. ग्रामर रूल्स इन टू वेरिएबल्स. ये टॉपिक बहुत सी क्लासेस में यूज होता है, इवन इन ग्रेजुएशन. आपके सामने ये 3 रूल्स लिखे हैं. बेसिकली ये रूल्स नहीं है, ये ट्रिक्स हैं टू कैलकुलेट क्रैमर्स रूल. सबसे पहले समझते हैं क्रैमर्स रूल यूज कहाँ होता है. हमारे पास कई ऐसे मैथ्स में प्रॉब्लम्स आते हैं जिनमें हमें वेरिएबल्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं. फॉर सपोज एक्स वाई जेड. बात करें वन वेरिएबल की, कोई भी इक्वेशन हो 2x = 0, वहां से x की सिंपल वैल्यू आ जाएगी, x = 0. वो हो गए वन वेरिएबल. टू वेरिएबल की बात करें तो बहुत सारे उनके लिए भी मेथड्स हैं. एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो हम 10th 11th में पढ़ते हैं. ग्रामर रूल्स भी हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने में मदद करता है. कब? जब हमें दी हो स्टेटमेंट. मान लीजिए हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी कार कंपनी है जिसने एक साल में इतनी कार्स एक्सपोर्ट किए, दूसरे साल में इतनी कार्स. तो हमारे पास एक डेटा होता है. उस डेटा में हमने वैल्यूज निकालनी है कि कितनी कार. मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि कितनी अवेलेबल है कार्स और हमें उसे कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम उस डेटा को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखेंगे और वो बन जाएगी इक्वेशंस. जैसे ये मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी है. इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है. कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं और कई बार स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं. तो उस स्टेटमेंट्स को पहले हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है, जो हमें छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है. क्रैमर्स रूल समझने से पहले आपको डिटर्मिनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अगर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है या नहीं टॉपिक समझ आता, तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखें. मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ. तो अब बात करते हैं रूल्स की. सबसे पहला है कैलकुलेट डिटर्मिनेंट. हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैथ्स हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ ही समझ आता है. तो डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर देखना क्या है. अगर तो वो 0 है तो जैसे मैंने लिखा स्टॉप, वी कांट परस्यू. क्योंकि क्रैमर्स रूल में सबसे पहली क्रैम करने वाली बात यही है कि डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसे प्रोसीड नहीं कर सकते. वहां पर क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा. ऐसे सम्स के लिए हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं. उसके बाद देख, अगर तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तब हम सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे. सेकंड स्टेप है कैलकुलेट डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3. इसे आप डेल्टा भी कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं. ऐसा कोई रूल नहीं है कि इन्हें सिर्फ डिटर्मिनेंट कहना. इन्हें कैसे कैलकुलेट करना वो भी हमें एग्जाम्पल्स में समझ आएगा. जैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट होता है वैसे ही डिटर्मिनेंट 1, 2, 3 भी कैलकुलेट होता है. थर्ड स्टेप है जो हमारा फाइनल स्टेप है, एक्स वाई जेड. ये थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस स्टेप में फर्स्ट और सेकंड दोनों यूज हुए हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए हमें डिटर्मिनेंट 1, 2, 3 और डिटर्मिनेंट सबकी वैल्यू चाहिए. अब आते हैं क्वेश्चन पर. ये क्वेश्चन है 2 वेरिएबल, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए. मतलब हमें इसमें डिटर्मिनेंट 3 और z दोनों की जरूरत नहीं है. जब 3 वेरिएबल होगा उसमें हमें उसकी जरूरत है. तो स्टार्टिंग विद दिस सम, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है. तो दैट इज मॉड्यूलस के अंदर फर्स्ट एलिमेंट इज 2. देन ध्यान से लिखिए क्योंकि यहाँ है माइनस और प्लस का ध्यान रखना है. यहाँ है माइनस, यहाँ था प्लस. जब कोई भी सिंबल ना हो दैट इज प्लस. सेकंड है, उसके बाद 4 और फिर है -2. अब करना है इस मैट्रिक्स को सॉल्व, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए. सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी a11 मतलब ये वाली टर्म, इसे हम कहते हैं a11, इसे कहते हैं a12, इसे कहते हैं a21 और इसे कहते हैं a22. ये जो है रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन करती है. ये रोज है और ये कॉलम्स है. ये पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, ये पहले रो का दूसरा एलिमेंट है. इसी तरह से सबसे पहले ये बात ध्यान में जरूरी रखनी है कि ये है आई कैप और ये है जे कैप. अगर 3 वेरिएबल्स होते तो यहाँ पर एक और कॉलम होता और वो होता हमारा के कैप. ओके, हमें अब सॉल्व करनी है आई कैप वाली लाइन. तो सबसे पहले मैं यहाँ लगाऊंगी आई कैप. आई कैप हमेशा पॉजिटिव होता है, जे कैप नेगेटिव होता है, के फिर से पॉजिटिव होता है. मतलब ये ऑल्टरनेट चलेंगे. अगर पॉजिटिव है तो अगला नेगेटिव, अगला पॉजिटिव, फिर अगला नेगेटिव, ऑल्टरनेट चलेंगे. तो हम बात कर रहे हैं आई कैप की. तो आई कैप जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव रहेगा. अब आई कैप के लिए पहला एलिमेंट था 2, जिसे मुझे एज इट इज लिखना है 2. अब 2 से मल्टीप्लाई किससे होना है, 2 के नीचे जो रो है और जो कॉलम है साइड में उसे मुझे हाइड करना है. ये भी मैंने हाइड कर दिया और ये भी मैंने हाइड कर दिया. तो बचा कौन, -2. तो इसका मतलब 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, -2.
2 इंटू -2। अब अगला आई कैप सॉल्व हो गया, अब मुझे जाना है जे कैप की ओर। जे कैप मैंने बताया था जे कैप इज नेगेटिव, तो पहले मुझे यहाँ नेगेटिव का साइन डालना है, फिर जे कैप। तो जे कैप को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे जे वाला एलिमेंट लिखना है जो है -3। -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेम रूल, इसे भी हाइड करना और इसे भी हाइड करना है, क्या रह गया 4, तो -3 इज मल्टीप्लाइड विद 4। अब देखिए ये आई और जे मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, क्या क्योंकि इसकी वजह से हमें साइंस क्लियर होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है, ये सिर्फ इमेजिनेशन के लिए है कि आई के साथ पॉजिटिव और जे के साथ नेगेटिव। 2 इंटू -2 इज ऑलवेज -4, और ये माइनस, इस यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर हमेशा हमें ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। ओके, सो दैट इज 3 इंटू 4 इज 12, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस इज माइनस, वी ऑल नो। अब खुलेगी ब्रैकेट, दिस इज -4 प्लस 12, तो जब हम इसे कैलकुलेट किया वी गेट आंसर 8। अब चेक करते हैं कि क्या 8 हमारा 0 है, 8 कभी 0 हो सकता है, नहीं, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अब हम इस सम को प्रोसीड कर सकते हैं। साइड पर लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट इज 8। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट 1, जिसे हम डेल्टा 1 भी कह सकते हैं। ये जो है ये डिटर्मिनेंट है, जिसे मैंने पहले किया था 2 2 3 -3 4 एंड -2, ये डेल्टा 1 नहीं है। अब डेल्टा 1 बनेगा कैसे, डेल्टा 1 देखिए 1 का मतलब फर्स्ट का मतलब मुझे फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है। फर्स्ट कॉलम क्या है मेरे पास, दिस, तो इसकी जगह पे मुझे ये वाले टर्म्स चाहिए 3 और 10। एक ये टर्म थी हमारे पास, एक ये टर्म थी और एक आखिरी ये टर्म। तो जब हमें डिटर्मिनेंट 1 कैलकुलेट करना है, 1 से याद रखना है कि फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है, सेकंड वाली एज इट इज रहेगी, तो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा मेरे पास 3 एंड 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे सिमिलरली मैंने पहले किया था आई कैप यानी बाहर पॉजिटिव, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, सबको हाइड कर दें तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद माइनस। उसके बाद सेकंड जो जे कैप है वो होगी नेगेटिव, तो बाहर होगा नेगेटिव। जे कैप के लिए -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। इसे सॉल्व करते हैं, -6 माइनस ऑफ 30। अब खोलते हैं ब्रैकेट्स, -6 प्लस 30 विल कम आउट टू बी 24, तो डिटर्मिनेंट 1 मेरे पास आ गया 24। ये हम साइड पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फाइनल स्टेप के लिए हमें इनकी जरूरत है। अब हम करेंगे डिटर्मिनेंट 2। ये मैंने सिमिलर पहले जैसा डिटर्मिनेंट लिख दिया जो सिंपल था, 2 4 3 2 -3 -2। जैसे मैंने डेल 1 के लिए कहा था कि फर्स्ट कॉलम इरेज होगी, उसी तरह डिटर्मिनेंट 2 के लिए क्या होगा, सेकंड वाली कॉलम चेंज हो जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 एंड 10। इस बात का ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट 2 कैलकुलेट करते समय सिर्फ यही कॉलम चेंज होनी चाहिए, ये वाली नहीं, ये एज इट इज ये वाली रहेगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पॉजिटिव 2 इंटू 10 माइनस 3 इंटू 4, this is 20 minus 12 which comes out to be 8, तो डिटर्मिनेंट 2 मेरे पास आ गया 8। तो मुझे जो तीनों चीजें चाहिए थी, फर्स्ट स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप यानी डेल 1 डेल 2 दोनों आ गए। अब चलेंगे थर्ड स्टेप की ओर, यानी x और y की वैल्यूज। तो x की वैल्यू क्या है वहां से देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट 2 अपॉन डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पुट करेंगे वैल्यूज। डिटर्मिनेंट 1 क्या था, 24/8, एंड y की वैल्यू है del 2 by del 2 है 8/8, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यही 3 स्टेप्स के साथ हमने x और y की वैल्यू निकाली। बहुत इजी है, बस ये 3 स्टेप्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में 5x - 2y + 16 = 0, x + 3y - 7 = 0। इसमें एक डिफरेंस है, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। कभी भी क्रैमर्स रूल को इस तरह से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमेशा राइट हैंड साइड पर होनी चाहिए। पूरी इक्वेशन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूंगी। जैसे कि इस इक्वेशन में मेरी कांस्टेंट टर्म है +16, तो अगर मुझे इसे राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो ये बनेगी -16, और इस तरफ है -7, इसे भी मुझे राइट हैंड साइड पर लेके जाना है, दैट विल बिकम 7। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट जो आएगा 5। अब ये x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, क्योंकि
जब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई टर्म ना हो तो वी अज्यूम इट एज 1 बिकॉज 1 into x इज ऑलवेज x। तो अगर हम इसके साथ 1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज 1। ये है -2 और ये है 3। ये तो सिंपल है कैलकुलेट करना। अगर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो 5 into 3 माइनस, ध्यान रखना है माइनस, बाद में आएगा -2 into 1, दैट इज 15 माइनस -2। अब ओपन करनी है ब्रैकेट्स, 15 plus 2 दैट इज 17। डिटर्मिनेंट क्या आ गया 17। अब पहला स्टेप क्या था, चेक करना वेदर इट इज 0 और नॉट। तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट 1 में मैंने क्या कहा था, फर्स्ट कॉलम को चेंज करना। तो फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, -16 and 7। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -34। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 2। डेल्टा 2 के लिए मैंने कहा था सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को पहले जैसा ही लिख लो। क्या था पहला कॉलम 5 and 1, चेंज किसे करना है, सेकंड वाले को। सेकंड पर क्या आएगा -16 and 7। इसे सॉल्व करेंगे दैट इज 5 into 7 माइनस -16 into 1 दैट इज 35 माइनस -16। तो आंसर विल बी 51। इसी तरह से जैसे हमने पिछले सम्स किए ये सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके आंसर्स बता देती हूँ। x की वैल्यू आएगी -2 एंड y की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि जैसे डिटर्मिनेंट 1 और 2 तो हमने निकाल ही लिया था फॉर्मूला में, जैसे पिछला सम था फॉर्मूलाज में पुट करके उसी तरह x और y की वैल्यूज निकाल लेनी है। कई बार क्या होता है क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट तरीके से मोल्ड करके आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रैक्शंस में दिया है, बट है ये बहुत सिंपल, बस छोटा सा एक स्टेप है जो मैं इसमें इंक्लूड करना है। जैसे कि अब इसे फ्रैक्शन में तो हम सॉल्व नहीं कर सकते और कांस्टेंट भी अपनी जगह पर है, तो हमने क्या करना है। तो देखिए जैसे ये 3/x है, 3/x का मतलब क्या है, 3 जो है वो 1/x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं सिंपल 1/x की वैल्यू को a पुट कर दूंगी। पुट जैसे आपको लिखना है पुट 1/x इज इक्वल्स टू a, तो क्या बनेगा, ये जो मेरा 3/x है ये बन जाएगा 3a। 1/x की वैल्यू मैंने a पुट कर दी, ये बन गया 2y इज इक्वल्स टू 12, और ये जो 2/x है ये बन जाएगा 2a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब x y की जगह हमारे पास a y है, जिसका आंसर पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आंसर को भी हमने जिस तरह से इसके 1/x की a वैल्यू पुट करी है, पर हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए थी ना, लेकिन हम निकाल किसकी रहे हैं, a और y की। तो जब a और y की वैल्यूज आ जाएंगी तो हम उसे x और a के रिलेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास x का भी आंसर आ जाएगा। ये सिंपल है जैसे हमने पहले सॉल्व किया। इसके वैल्यूज मैं बता देती हूँ, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर। तो ये सम मैंने सॉल्व किया है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जैसे मैंने आपको पिछले सम्स में बताया था 3 into 3 2 into 2 करके आंसर आ जाएगा, उसी तरह से डिटर्मिनेंट 1 और 2 भी इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे a और y की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि x था del1/del, उसी तरह से a भी वही है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 10/5 दैट इज 2, और y की बात करें तो 15/5 दैट इज 3। तो a और y की वैल्यू आ गई। अब हमें मान लीजिए x की वैल्यू निकालनी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 1/x को a पुट कर रही हूँ, तो इस रिलेशन में मैं 2a की वैल्यू पुट करूंगी, यानी 1/x मेरा क्या आ जाएगा 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास इक्वेशन आ गया 1/x इक्वल्स टू 2। इसको सॉल्व करने का इजी मेथड क्या है, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो x भी आ गया और y भी आ गया। कभी आपको एग्जाम्स में ये डर लगे कि x और y की वैल्यूज गलत हो सकती हैं, तो सिंपल x और y की वैल्यूज इसमें पुट करके देख लो। जब आप x और y की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो वो 13 आंसर आएगा, और 13 इज ऑलवेज इक्वल टू 13। इसमें पुट करोगे तो 12 आएगा। इससे ये श्योर हो जाएगा कि जो आपने आंसर निकाला है x और y का वो बिल्कुल ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रैमर्स रूल इन 2 वेरिएबल्स। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई स्टेप ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।